हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपको जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी कराऊँगा। तो आज इस लेक्चर सीरीज़ का पहला दिन है और इस पहले लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक से बातचीत करेंगे। ठीक है, बेसिक से मतलब कि आप बिल्कुल 9th-10th के बच्चे हो इस तरीके से बात बढ़ाएंगे और धीरे धीरे फिर हम बेसिक से फिर एडवांस धीरे धीरे लेवल हमारा हम अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो साइंस की और इंजीनियरिंग की एक सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंदर हम दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, एक एनालॉग और एक आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आपकी ज़्यादातर मॉडर्न डे फिजिक्स में यूज़ होती है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इलेक्ट्रॉनिक्स को? इसको आप तोड़ के लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्लस आईसीएस। इलेक्ट्रॉन और आईसीएस का मतलब होता है स्टडी, तो इसको टोटल मिला करके बोलते हैं हम स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सब जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो आपका एटम होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक आपकी टर्म होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फर्क होता है ये हमें जानना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो आपका होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है वो होता है कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि आपके करंट क्या होता है। व्हाट इज करंट? कि करंट होता क्या है। ठीक है, करंट बेसिकली क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि आपके कितने समय में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जो है वो कितने ज्यादा फ्लो कर रहे हैं किसी भी सर्किट में से होकर के, वो आपका क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। ठीक है, तो आई, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो होती है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, जहां पे Q जो होता है वो होता है आपका चार्ज। चार्ज जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है मैटर की, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इससे आगे जाने से पहले हमें एक यूनिवर्सल लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूनिवर्सल लॉ, जो कि सब जगह काम आता है।
वो होता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। दिस लॉ बेसिकली वाज गिवन बाय द जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इन्होंने ये जो है 1827 में दिया था। इनका कहना था कि आपका जो करंट है या फिर मैं कहूँ वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की। यानी कि आप सर्किट में जितनी ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही आपको करंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपके पास करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप करंट को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, वोल्टेज को कम कर रहे हो, तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, V इक्वल्स टू आई आर। आर क्या है आपका, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब जैसा कि आपको नाम देख करके ही समझ में आ रहा होगा रेजिस्टेंस, तो इसका काम क्या होगा, जो करंट है उसको क्या करना, रेसिस्ट करना, रजिस्ट करना। ठीक है, जो चार्ज को रजिस्ट करेगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है यानी कि जो आप देखते हो वो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और जो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या यूनिट होती है इसकी, ओम। ठीक है, जो कि साइंटिस्ट के नाम पर ही दी गई है। ओके, अब यहां से हम बात करते हैं कि हमने ओम्स फॉर्मूला पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट भी पढ़ ली हमने। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से V अपॉन में I। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां से आपको केवल 2 चीजें ध्यान रखनी है कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है आपका V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, जहां पे जो आपका R होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, I क्या होता है आपका करंट होता है, और V क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें पढ़ेंगे हम कि अगर आपके पास एक साथ कई सारे रेजिस्टेंस आपके पास दे रखे हैं और आप उनको कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद आपके पास क्या क्या वैल्यूज उनकी जो है वो निकल करके आएंगी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब रेजिस्टेंस सिस्टम, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो दूसरा टाइप है आपका वो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है कि आपके रेजिस्टेंस सिस्टम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां से हम क्या चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां से आगे हम बात करेंगे कि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ
रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए उससे पहले इसके लिए मैं एक आपके पास वो बना देता हूं आपके लिए। ये आपका कोई क्या है, सर्किट है। सर्किट में आपके पास 3 रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास लगे हुए हैं। ठीक है, यहां पे आपका क्या है, कोई सेल है, यहां पे इसकी क्या है, की है, और यहां पे मैंने लगाया है एक अमीटर। क्या लगाया है, अमीटर लगाया है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R3। इस रेजिस्टेंस पर मैंने लगाया है इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। इसके ऊपर भी एक लगाया हुआ है मैंने, और एक इसके ऊपर लगाया है। ठीक है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। क्लियर, कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट हो गया जिसमें ये आपकी वोल्टेज हो गई, यहाँ पे ये आपकी कुंजी हो गई, स्विच बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में। ठीक है, वो हो गया। ये आपका अमीटर हो गया। इसका काम क्या होता है, ये करंट को मेजर करता है। जो सर्किट में आपकी करंट फ्लो हो रही होती है उसको क्या करता है, ये मेजर करता है। और यहाँ पे हमने इसके रेजिस्टेंस जो है उनके पैरेलल में क्या लगा दिए, वोल्टमीटर लगा दिए। वोल्टमीटर क्या करेंगे, वोल्टमीटर जो आपके सर्किट में वोल्टेज फ्लो हो रही होगी उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये इनका काम होता है। ठीक है, तो अब हमें जो है ये सिस्टम पढ़ना है। इसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा कि ये जो है इस सीरीज कॉम्बिनेशन से हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, हमने एक साथ कई सारे रेजिस्टेंस एक सीरीज में लगा दिए, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके वो क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो यहां पे आपका कोई क्या है, सेल है। सेल है तो यहां से ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा तो साथ के साथ में आपकी क्या क्या फ्लो होगी, करंट भी फ्लो करेगी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब ये करंट जो है वो थ्रू आउट द सर्किट क्या रहेगी, सेम रहेगी। थ्रू आउट द सर्किट आपकी करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन आपकी वोल्टेज जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। ये यहाँ पे V1 हो गया, ये यहाँ पे V2 हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, V3 हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। V इक्वल्स टू IR होता है। तो अब हम पहले रेजिस्टेंस के लिए लगाएंगे फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस। फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए जो हमारी वोल्टेज है वो है V1 इक्वल्स टू, करंट जो है वो आपके सबके लिए सेम है, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, R1 है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली V2 इक्वल्स टू IR2, इक्वेशन नंबर 2। V3 इक्वल्स टू IR3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब क्योंकि हमें जो है वो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस आपका तभी आएगा जब आपके पास टोटल वोल्टेज होगी, या हम कहें कि इक्विवेलेंट वोल्टेज जो होगी उसके बाद ही हमारे पास क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इन सब का क्या कर देता हूं, सम कर देता हूं। तो V इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। ठीक है, तो V इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन सब की वैल्यूज जो है V1, V2 और V3 की वैल्यूज हम कहां से पुट कर देंगे, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें ओम्स लॉ से पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, तो यहां पे हम क्या पुट कर देंगे, IR इक्विवेलेंट।
आई आर इक्विवेलेंट पुट कर देंगे और यहाँ पे सब में आई जो है वो क्या है, सेम है, तो सेम है तो आई हम क्या ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें से आई से आई क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आई से आई जो है वो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये आई गया, ये आई गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, जो अब हमारे पास बचेगा वो होगा केवल R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल करके आ गया कि अगर हमारे दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, उन सभी रेजिस्टेंसों का सम जो है वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं कहूं कि अगर आपके पास इफ वी हैव एंड रेजिस्टेंस, इफ वी हैव एंड रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा फिर आपका R1 प्लस R2। अच्छा मैं एक चीज और कर लेता हूं, एंड रेजिस्टेंस है जो कि क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि सारे के सारे क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 प्लस R, ये सारे कितने हैं, टोटल मिलाकर के आपके एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर एंड रेजिस्टेंस है इनको तो फिर आपके पास R इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, एन R। ये हो गया आपका कि जब आपके एन रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में लगे हुए होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या निकल करके आता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन R, ठीक है। जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू देता है, क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो कि जेस्ट में आया था, जेस्ट 2018 में आया था, ठीक है, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू मिनिमम रेजिस्टेंस। अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो हमें कहां से मिलकर गया कि जब हमारे एंड रेजिस्टेंस जो हैं वो किस में जुड़े हुए हों, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए होते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अब हम दोबारा से वही सर्किट बनाएंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा चेंज किस तरीके से है कि आपके जो रेजिस्टेंस है उनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी, ये आपके कोई 3 रेजिस्टेंस हैं, मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे वो सेम आपका क्या लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है। ये आपका कोई क्या है, सेल है, ठीक है, प्लस माइनस। ये आपका क्या है, स्विच है। और ये है आपकी वैल्यू R1, ये है R2, ये है R3। और वही सेम टाइप से आपका जो करंट है वो कहां से कहां पे जा रहा है, इधर से इस तरीके से आपका करंट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि करंट जो है वो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो क्या करना है,
भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा आपका I1, यहाँ पे हो जाएगा I2, यहाँ पे हो जाएगा I3। और वोल्टेज जो है वो तीनों रेजिस्टेंस के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो अब वही सेम ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। ठीक है, अब हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस V हमारा क्या है, सेम है सभी रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1। ठीक है, यहां से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। और सिमिलरली हम बाकी के रेजिस्टेंस जो है उनके लिए भी निकालेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो है I निकालना है, क्या निकालना है, I निकालना है। तो I जो टोटल है वो किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस में I3, I1 प्लस I2 प्लस में I3 हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यूज जो है हम इन इक्वेशन से इसमें पुट कर देंगे। तो जो हमारी I आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन में R3। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये V अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या निकल के आएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन में R3। ठीक है, यहाँ से सब में से V कॉमन ले लेंगे और V कॉमन लेने के बाद आपका ये V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, V से V क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। तो अब जो आपका बचा है, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं। तो अब आपका क्या बचा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब आपके रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, तब जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकल करके आएगा। वो कुछ इस तरीके से होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस हो, n इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि R1 बराबर है किसके, R2 के बराबर R3 इक्वल्स टू Rn, और ये सब की वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, तो हमारा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R एंड 1 अपॉन R। ये सारे कितने टाइम है, n टाइम्स है। तो जो आपका 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो निकल करके आया वो आपका क्या हो जाएगा, n R हो गया। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हम आपका, R अपॉन में n। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया किसका, जब आपके रेजिस्टेंस जो है n इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हों, तब जो आपका R इक्विवेलेंट आता है वो कितना आता है, R अपॉन में n। ठीक है, अब मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूं जो क्वेश्चन जस्ट 2018 में आया था।
वो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, आर इक्विवेलेंट, या फिर मैं बोल सकता हूं आर मैक्स, वो कितना होता है एन अपॉन में आर। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट मिनिमम वो कितना होता है आर अपॉन में एन। अब आपसे क्या पूछा गया है कि रेशियो क्या होता है इसका। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है कि आर मैक्स डिवाइड बाई आर मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा एन आर अपॉन में आर डिवाइड बाई एन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी जो वैल्यू निकल करके आएगी रेशियो की, वो क्या निकल के आएगी एन स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ठीक है, अब मिलते हैं अगली लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम जानेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है और उनके कंपोनेंट क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि किरचॉफ के लॉ क्या होते हैं। किरचॉफ के लॉ के बाद फिर हम एलसीआर सर्किट पे जाएंगे। एलसीआर सर्किट के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो बेसिक जो लेक्चर्स रहेंगे वो आपके 2-3 लेक्चर्स होने वाले हैं, जिसमें आप जो 11th 12th की और थोड़ी बहुत बीएससी की जो आपके टॉपिक्स हैं वो हम उस 2-3 लेक्चरों में कवर कर लेंगे। थैंक यू।